ओके। ओके, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? Each and everything is ओके। clear now. ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उकाशा, जैसे कि आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपोली फेडरिको सेकंड में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं उमेर भाई, जो कि वो भी पीएचडी कैंडिडेट हैं पादोबा यूनिवर्सिटी इटली से। तो इनका भी थैंक्स। और सोन हम इंशाल्लाह कुछ और भी अनाउंसमेंट्स करेंगे। आज जो हमारा बेसिकली सेशन है, इसमें हमने एक चीज़ इम्पोर्टेंट बहुत डिस्कस करनी है, वो ये कि हमने देखना है कि हम पीएचडी के इंटरव्यूज को कैसे डील करेंगे। मैं चूंकि साथ साथ कर रहा हूँ लोगों को एक्सेप्ट भी, तो काइंडली अगर आपको इस चीज़ से कोई डिस्टरबेंस हुई तो सॉरी फॉर दैट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि जब भी आपने किसी पोजीशन पे अप्लाई करना है, वो दो किस्म की पोजीशंस होंगी। एक हमारे पास पोजीशंस होती हैं जो कि ओपन पोजीशंस होती हैं, जिस पे आपका 90% आपका अपना रिसर्च प्रपोजल जो आपने दिया होता है वो काउंट होता है। लेकिन कुछ सीट्स ऐसी होती हैं पीएचडी में जो स्पेसिफाइड होती हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसे हम डिफाइंड प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। तो उनके ऊपर इंटरव्यू देना थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू उन पे इंटरव्यू देना जो कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखा है, या फिर आपने उस यूनिवर्सिटी की लैब को देख के लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि हमने स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो उसका इंटरव्यू हमने कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि इटली में बहुत से इंटरव्यूज जो होते हैं और बहुत सी जो सीट्स होती हैं वो आपके पास रिजर्व टॉपिक पे होती हैं, उनका स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट होता है। तो उनके ऊपर हमने इंटरव्यू कैसे देना है। आपने सबसे पहले इस चीज़ से बिल्कुल खान साहब की तरह घबराना नहीं है कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स, सॉरी, आपकी एवेल्युएशन लिस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। फॉर एग्जांपल आज के केस में हम अगर बात करें तो मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन इंशाल्लाह होंगे। रीज़न इज डैट कि उनके एवेल्युएशन लिस्ट में नाम आ गए हैं और इसके बाद अब उन्होंने इंटरव्यू देना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके अगर जितने भी मार्क्स आए हैं एवेल्युएशन लिस्ट के अंदर, उस चीज़ पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि हमारे थोड़े मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स हैं। आपने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि आपके अगर लिस्ट में मार्क्स कम हों, आप का रैंकिंग लिस्ट में नाम नीचे हो, और इंटरव्यू के बाद आप लिस्ट के टॉप पे चले जाते हैं। रीजन इज डैट कि आपने इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो बहुत से केसेस ऐसे मैंने देखे हैं। इटसेल्फ मैं खुद उसकी एक मिसाल हूँ। ओके। अब इंटरव्यू आपने देना है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो इसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहली चीज़, आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोजेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में अनाउंस होता है, वो है कि मटेरियल, एडवांस मटेरियल फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अब जो आपका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा स्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल बैटरीज के साथ उसको लिंक कर देते हैं। तो आपने इस मटेरियल में, फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंसेज में, आपने मटेरियल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमारे पास जो मटेरियल हैं एडवांस, वो आजकल कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और तीसरी चीज आपने देखना है कि वहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉब्लम लेना है कि जो कि ग्लोबली प्रॉब्लम होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स में बात करूं तो उनकी स्टेबिलिटी का एक आपके पास बिग प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसी तरह अगर बैटरीज की बात करें तो आपके पास लिथियम की कॉस्ट है और कुछ और चीजें हैं। तो आपने जो ग्लोबली एक बिग प्रॉब्लम होगा उसको आपने सबसे पहले पॉइंट आउट करना है कि आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आपने अपने उस स्पेसिफाइड जो भी प्रोजेक्ट होगा, उस टॉपिक होगा, उसका एक तो आपने साइंटिफिकली बैकग्राउंड लेना है, अच्छे से लेना है, जो मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो चूंकि फंडेड होगा वाया एनी कंपनी, कोई इंडस्ट्री होगी उसकी कोलैबोरेशन में, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी होगी। तो ये दोनों जो चीजें होंगी आपने उनका देखना है कि इनकी यहाँ पे। ओके। सो फर्स्ट ऑफ तो आपने ये देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है
उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, चूंकि जो इंडस्ट्रियल पीएचडी होती है वो आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे काम कर रही होती है, और एकेडमिया से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपने देखना है कि इंडस्ट्री में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या उस चीज को लेके, उस स्पेसिफिक रिसर्च पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने इन दोनों चीजों में मतलब प्रॉब्लम्स को पहले हाईलाइट करना है कि मेरे पास लिटरेचर में ये प्रॉब्लम है और मेरे पास इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम है। अब इंडस्ट्री कैसे आपको पता चलेगी, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है उसके अंदर इंडस्ट्री का नाम भी होता है। तो जस्ट आपने गूगल करना है, फिर आपने उसके सारे फीचर्स को चेक करना है, उनकी एडवांस रिसर्च को देखना है, और इसी तरह आपने अपने जो ग्रुप होगा उसकी आपने पब्लिकेशंस को चेक करना है, जो कि आपके सुपरवाइजर होंगे, या उस ग्रुप की जितनी भी पब्लिकेशंस होंगी उन सारों को भी आपने चेक करना है। तो ये आपका बेसिक हो गया कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर ली। अब आपने प्रॉब्लम भी निकाल लिया, अपना लिटरेचर भी गो थ्रू कर लिया, और उसके बाद आपने चेक कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमने इसका सोल्यूशन क्या देना है। आपसे बहुत ज्यादा रिसर्च वाले स्ट्रॉन्ग लोग बैठे होंगे इंटरव्यू पैनल में, उनकी लैब्स में सारे होंगे। 90% स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं पीएचडी की लैब्स को, तो उनको इसका नॉलेज नहीं होता। तो वाई दे गेट सिलेक्शन इन इन द होल प्रोसेस, तो उसकी रीजन ये होती है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको अब अगर उसके सॉल्यूशंस का नहीं पता, तो आप कुछ ना कुछ कोशिश करें कि कुछ ना कुछ प्रीवियस आप जो रिसर्च है या प्रीवियस आर्टिकल्स हैं उधर से आप थोड़े क्लूज दें, थोड़ा सा अपना ऐड कर दें उसमें। लेकिन आपने इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं गो थ्रू करूंगा, मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि मैं इस चीज़ में अपनी इस पॉइंट पे एफर्ट्स दूं कि ये प्रॉब्लम है। जब आप किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं तो आपकी 90% रिसर्च जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। फिर आपने जस्ट उस प्रॉब्लम को पिक करके, तो उसके ऊपर थिंकिंग होती है वो हर बंदे की एनालिटिकल डिफरेंट होती है। तो एक आपकी ये चीज है। ओके, अब हमने इंडस्ट्री को भी पकड़ लिया, इंडस्ट्री की भी हमने चीजें चेक कर ली, इसी तरह हमने अपनी लैब्स की भी चेक कर ली, प्रोफेसर की भी कर ली, एडवांस रिसर्च भी कर ली। और ओवरऑल आपने यूरोप में उसका ट्रेंड देखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने यूरोप में उसका ट्रेंड देखना है। फॉर एग्जांपल कैसे आपकी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एनर्जी स्टोरेज या कन्वर्जन की, तो ये सस्टेनेबल गोल नंबर 7 आता है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता है, इसके 17 गोल हैं। तो ये गोल नंबर 7 है। इस गोल नंबर 7 पे आपके जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको आपने देखना है। तो 7 गोल जो है इसके ऊपर फ्रांस का एक एजेंडा है। उसका एक ये पॉइंट है उसमें कि आपका अगर 2050 तक हमने अपनी रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सस्टेनेबिलिटी पे अगर ज़्यादा रिलाय करना है, अगर आपने ना किया, तो फिर आपका 2% जो ग्लोबली टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा 2050 तक। तो इस तरह करके डिफरेंट गोल्स में डिफरेंट आपके पास एजेंडाज हैं, उनको आपको पता होना चाहिए उनका। तो वो भी आप उसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक उस कंट्री की कंट्रीब्यूशन जो है उस गोल की तरफ, या फिर उस स्पेसिफिक रिसर्च की तरफ, और उस यूनिवर्सिटी की जो स्पेसिफिक रिसर्च की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है, उसको भी आप वहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब आपको नॉलेज तो हो गया, लेकिन अब आपने 15 मिनट के अंदर उसको समराइज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपने जब भी करना है ना नॉलेज, इतना ज्यादा नॉलेज ले लेना है जो कि आपका 15 मिनट के अंदर आप समराइज उसको करना है, वो कैसे करना है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने पीपीटी बनाई होती है, जो मास्टर थीसिस जब उन्होंने डिफेंस दिया था, तो वो वाला थीसिस जो होती है उसकी जो पीपीटी होती है उसी को प्रेजेंट कर देते हैं अपने पीएचडी में। जस्ट एडिशन ये करते हैं कि अपने लास्ट पेज के ऊपर पीएचडी का थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारा जो पीएचडी में थीम होगा वो ये होगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या करना है आपने, आपने ये करना है कि आपने जो मास्टर की रिसर्च होगी उसको आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि मेरे मास्टर का रिसर्च जो था उसका टाइटल ये था। ठीक है, उसके जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको डिटेल्स में नहीं जाना उसको। जैसे कि आप एक अब्स्ट्रैक्ट की बात करूं या आप कंक्लूजन की बात करूं, जो आपने कंक्लूजन में चीजें लिखी होंगी या जो चीजें आपने अब्स्ट्रैक्ट में लिखी होंगी, आपने 80% चीजें वही पिक करनी है। थोड़ा सा आपने
अगर कोई और आपकी यूनिकनेस है आपके रिजल्ट्स में तो वो आपने बताना है, दैट्स एनफ। आपने इससे ज्यादा उस पे डिटेल से बात नहीं करनी कि एनर्जी के ये क्राइसिस हैं, इसके बाद मैंने ये मटेरियल लिया, इस मेथड से बनाया, और इसके साथ साथ मतलब मेथड्स का कोट जरूर करना है लेकिन डिटेल्स में नहीं जाना कि इसमें ये एडवांटेजेस हैं ये डिसएडवांटेजेस हैं, सो ऑन। मतलब आपने प्रॉपरली उस चीज में नहीं जाना कि आप मास्टर के थीसिस को डिफेंड कर रहे हैं, नो। आपने जस्ट ये करना है कि उसको थोड़ा सा क्लू देना है, मेन रिजल्ट्स बताने हैं, और उसके बाद आपने जंप करना है अपने पीएचडी पे। अब पीएचडी आपका दो चीजें हैं, ओपन पोजीशन और आपकी स्पेसिफिक टॉपिक। तो उसके ऊपर जो भी आपका नॉलेज होगा प्रीवियसली उसको आपने समराइज करना है 5 मिनट के अंदर। फिर आपका जो अपना आइडिया होगा उसको आपने बताना है, तो 6-7 मिनट आपके लग जाएंगे। और इस दौरान वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे, तो आपके 15 मिनट तकरीबन वो इस चीज में पूरे हो जाएंगे। तो आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर देना है कॉन्फिडेंटली देना है। अच्छा, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, अब आपने मुझे नोट करना है। स्मार्टनेस के लिए वो ये करते हैं कि वो पेपर पे लिख लेते हैं और वो रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, अब मैं कैमरा की तरफ नहीं देख रहा, मैं रीड कर रहा हूँ, माय नेम इज मोहम्मद उकाशा, आई एम पीएचडी स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नेपोली फेडरिको सेकंड। अब देखिए मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। आई कांटेक्ट बड़ी चीज मैटर करती है। अगर आप किसी पर्सन के सामने बैठे होते हैं तो उसे पता होता है कि यार इस बंदे के पास कोई नोट्स या पेपर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप कैमरे पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी उन्हें पता होता है। अब जैसे मैंने नीचे देख के बात की तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पर्सन या रीड कर रहा है, ठीक है, या इस बंदे के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब भी आपने इंटरव्यू देना है आपने नोट्स के ऊपर लिख के नहीं रखना सामने कि मैंने यही लाइन टू लाइन पढ़ना है। ये कर सकते हैं स्टिकी नोट्स के ऊपर आप स्क्रीन पे 2-3 पॉइंट्स आप लगा लें कि मैंने इस पॉइंट के बाद ये चीज बोलनी है। उसका कोई इशू नहीं होता, आप मतलब कैसे करके देख सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने वो पूरी लाइंस आपने लिख के पेज रख लेना है और आपने ऐसे रीड करते रहना है। क्या होगा, रीडिंग से आपको पता चल रहा है कि पर्सन रीडिंग कर रहा है, उसकी कोई पर्सनल एबिलिटीज जो है वो सामने नहीं आ रही, और ना ही वो अपना मतलब आइडियाज को बोल रहा है। इस चीज का बहुत आपने ख्याल रखना है। और यही मेन चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम चांसेस हैं सिलेक्शन के। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज जो कि आज हमने एक ग्रुप में एक फीमेल का मैसेज देखा कि इनका इंटरव्यू हुआ है लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशंस नहीं बनाई थी। पीपीटी आपने सेफ एंड के लिए बना के रख लेनी है। अगर इंटरव्यू पैनल आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप उसको शो करें तो ऑब्वियसली आप उसको शो करें, लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि आप ये अप टू यू है कि आपने शो करनी है तो कर दें, अगर नहीं करनी तो भी। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने उस पर्सन को लाइव इंटरव्यू देना है। लाइव इंटरव्यू के अंदर आपकी दो चीजें काउंट हो रही होती हैं, एक कॉन्फिडेंस जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कैमरा की तरफ देख के, दूसरी चीज आपकी जो काउंट होती है वो ये काउंट होती है कि इस पर्सन की इंग्लिश बोलने की स्पीड कैसी है, मतलब कि इसका वो वे ऑफ स्टाइल कैसा है, या वो सारी चीजें उसमें आपका काउंट हो जाती हैं। नो डाउट पीएचडी के लिए आइट्स नहीं चाहिए, लेकिन उस पर्सन को पता चल जाना चाहिए कि यार इस पर्सन का बैंड जो है वो 7 है या 7.5 एंड सो ऑन, मतलब ये ठीक है उनके लिए। और एक चीज, इटालियन जो है इटसेल्फ वो नेटिव उनकी इंग्लिश नहीं है, इनके प्रोफेसर इवन समटाइम जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही होती है बात कम्युनिकेट करने में। पीएचडी स्टूडेंट्स जब आप लैब में जाएंगे तो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपने ये चीज बिल्कुल नहीं देखनी कि यार मैं किसी यूरोपियन कंट्री में इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मतलब मैं उस डर में भी आपका समटाइम आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है फिर आपसे बोली नहीं जाती तो फिर आपका वो भी बैड इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें हैं, इन छोटी थोड़ी चीजों का आपने ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह आप एक इंटरव्यू देंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे कोई मैटर नहीं करता। आप दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, जब आप 2-3 दे देंगे फिर आपको इतना चस्का पड़ जाएगा कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या नहीं करना। आप इस नीयत पे देंगे कि चलें यार इंटरव्यू में तो बंदा अपीयर होगा ना, तो ये एक बड़ा ही प्लस पॉइंट होता है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, बाकी अब मैं ये टॉक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उमैर भाई की तरफ क्योंकि वो भी इटली में बैठे हैं मेरे साथ। तो अब वो आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इस चीज को समराइज करेंगे। ओके, जी उमैर भाई, फॉरवर्ड टू यू। अच्छा।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम टू जी एवरीवन। वालेकुम। मेरा ख्याल है ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया। अगर तो इनका कोई क्वेश्चन है तो फिर उन पे बात करते हैं। बेहतर ठीक है। बेहतर। अगर आपके पास जरा नहीं, उमर भाई अगर आपके पास नहीं है तो मैं कुछ चीजें ऐड उकाशा करना भाई। चाहूंगा यहाँ पे। नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी है हेलो। तो बहुत क्वेश्चन कुछ। अभी ना लें, क्वेश्चन अभी ना लें। कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ श्योर पे। श्योर। हाँ, कर काशा लें भाई ने जो कर बड़ी लें अच्छी कर चीजें लें। बताई हैं, इसमें कुछ चीजें ये हैं कि सबसे पहले तो बात की गई है कॉन्फिडेंस की। देखिए कॉन्फिडेंस के आपको अगर 10 नंबर हैं तो 10 में से 10 ही आपको स्कोर करने हैं। वो आपके हाथ में है कि आपने उसको आपने उसको कितने देने हैं। कितने। तो आपने यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस के मार्क्स हैं ये आपने कभी भी लूज नहीं करने। और इसके काशा भाई ने भी आपको टिप बता दी है कि बगैर आप अगर पीपीटी दे के जाएंगे, वर्बल इंटरव्यू देंगे, तो उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत जबरदस्त पड़ेगा। क्योंकि जब आप पीपीटी बना रहे होते हैं तो पीपीटी बनाने के बाद बाज औकात भूल जाता है कि यार अगली स्लाइड पे मैंने कौन सी स्लाइड बनाई हुई है। तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, और जहां पे ब्रेक आ गया इंटरव्यू में खास तौर पे जो ब्रेक आता है वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी होता है। तो कोशिश करें कि वर्बली बनाएं। अब वर्बली को तैयार किस तरह से करें? वर्बली को आप पहले बनाएं कि आपने बोलना क्या क्या है। तो मैं जब इंटरव्यू देता हूं तो मैं इस तरह से इसकी तरतीब बनाता हूं कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मैंने अपने बीएस ऑनर्स का बताना है, फिर मैंने एमफिल के बारे में बताना है, उसके बाद मैंने अपनी जॉब का बताना है, मेरे एमफिल और पीएचडी में इतना गैप क्यों आया है मैंने उसको कवर करना है, और उसके बाद मैंने फिर पीएचडी क्यों चूज की है करने के लिए, ये वाला टॉपिक क्यों चूज किया है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, ये रीजन क्यों चूज किया है। इस पे आपने अपने 2-3 मिनट देने हैं लाजमी तौर पे। तो जब आप ये चीजें प्लान करेंगे, उसके बाद आप इसको लिखें, अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें, अपने किसी नोट्स के ऊपर लिखें, और उसको फिर आप याद करें। कि जिस तरह जितना अच्छा आप याद करेंगे उसकी प्रैक्टिस करें, खुद से बैठ के शीशे के सामने बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, बाज औकात स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस को समझते हैं कि जो भी सवाल किया गया वो कॉन्फिडेंस है, जैसे भी आप बता दोगे तो वो उस आपके कॉन्फिडेंस को देके वो कैटेगराइज करेंगे। लेकिन ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो चीज आपको नहीं आती सिंपली से सॉरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि हर बंदे को हर चीज नहीं आती। अगर वो पूछ रहे हैं किसी चीज के बारे में, उन्हें कह दें सर अगर आपको नहीं आती तो सिंपली सॉरी कह दें, आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब बाजुकात क्या होता है, एमफिल के बच्चों ने कहा होता है कि मैंने ये भी चीज इस्तेमाल की, ये भी चीज इस्तेमाल की। जो डिवाइसेस हैं या मशीन्स हैं, ऑपरेटिंग मशीन्स होती हैं, एक्सआरडी है, सेम है, तो एमफिल पे पाकिस्तान के लेवल पे कोई भी नहीं उसे यूटिलाइज करवाता। हैंड ऑन एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं होता। तो आप आपसे कोई भी उसने सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आता, और आपने अपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कहा है कि मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके लिए। तो ये चीज नहीं करनी कि कभी गलत जवाब नहीं देना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। और तीसरी चीज अभी काशा भाई ने कही कि अपनी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इंग्लिश में ध्यान देने का मकसद ये है, इंग्लिश की स्पीड जो है आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपने ज्यादा तेजी से इंग्लिश बोल के उसे इम्प्रेस नहीं करना। ज्यादा तेजी से इंग्लिश बोलेंगे तो बस ये चीज उसे पता लग रही होगी कि इस बंदे को कुछ जल्दी है, इसने कोई रट्टा मारा हुआ है, जिसकी वजह से इसने स्पीड पकड़ी हुई है कि कहीं से भूला तो ये सॉरी पीछे आ कोई जाएगा। बात। तो आप लोगों ने इसको लेके चलना है कि बड़ी स्मूथ तरीके से लेके चलें, बड़े आसानी के साथ लेके चलें, और ऐसे ही बात करें जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बात करें। क्योंकि वो जो प्रोफेसर होते हैं वो रवायती प्रोफेसर नहीं है। ये सही बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली मैनर में आपसे इंटरव्यू लेंगे। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे ये दो सवाल आपको लाजमी तौर पे सुनने को मिलेंगे कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, व्हाट वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। तो ये दो सवाल आपके 10 से 12 मिनट कवर कर जाते हैं। अभी मैंने जो आपको सारी चीजें बताई हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बीएस ऑनर्स, आपका एमफिल, आपका एमफिल में अगर गैप है तो वो गैप क्यों है, आपकी पब्लिकेशंस, और आपका पीएचडी ड्रीम, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कवर कर जाती हैं। तो अपने आप को इस सारी चीजों को लेके तैयार करें और इसको आगे लेके चलें, तो इंशाल्लाह आपके इंटरव्यूज में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। और सबसे पहली बात जो काशा भाई ने की फिलहाल कोका वाली, तो मैं उसकी एक जीती जागती मिसाल हूँ कि मेरे नंबर जो थे वैल्यूएशन में 12 या 12.5 आए थे 20 में से। लेकिन इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए 54 नंबर चाहिए थे, तो मेरे 48 या 49 आए थे। और ऐसे हम्म। लोग जिनका एक एक नंबर था, उनको उनके 55 भी आए थे, कुछ के 60 भी आए थे। तो वो आगे फाइनलिस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हो गए थे। सेलेक्ट हुए बिल्कुल। नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन एलिजिबल हुए थे। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि मेरे नंबर कम है। जितने भी नंबर हैं आप
जाएं, क्योंकि जब आप एक इंटरव्यू दे आते हैं तो आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। जैसे जैसे आप फिर इंटरव्यूज देते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर है। मजीद कुछ ऐड ऑब्वियसली। करना चाहे मेरी तरफ से, इतना ही कुछ हाँ है चले, बताने के मैं लिए। ऐड करता हूँ इसमें। अच्छा, तो इसमें कुछ ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यूज में, वो एक्चुअली क्योंकि इंटरव्यूज ना ही इटली में एक कह लें कि सेम, कह लें कि वे है कि इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, कैसे देना, प्रिपेयर कैसे करना है। एक्चुअली ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और रीजन भी बड़ा वेरी कर रहा होता है किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली हमें सबको पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी की जो होती हैं रैंकिंग में, उनके कंपटीशन भी अच्छा होता है। ठीक है, आप अकेले नहीं होते जहाँ पे वो आप अपने रिसर्च या अपने बैकग्राउंड या जो भी है आप उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप अकेला सिर्फ अपने आप को ही नहीं, आप अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन सम केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज आपके प्रोफेसर को भी इंटेंड कर रही होते हैं कि किस प्रोफेसर से ये काम करके आया हुआ है। ठीक है, जाओ। तो इसमें मैं यही कहूंगा आप लोगों को, अगर जब जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आपने अप्लाई किया और शॉर्ट लिस्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए, तो सिंपली उसमें क्या करना चाहिए आपको, सेफ हैंडलिंग, जैसे कौशा भाई ने बताया कि वाकई ही बनानी चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं भी कहते, अगर वहां पे मेंशन है नहीं भी मेंशन कॉल में, तो आपको सेफ हैंडलिंग बनानी चाहिए। अब ये कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? एक्चुअली उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता, उनके पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम वैल्यूएट किए होते हैं, जहाँ पे उन्होंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन एक या दो करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं करते। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम 13 स्लाइड्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं स्लाइड्स होनी चाहिए। 13 मैक्सिमम स्लाइड्स होनी चाहिए, जिसमें आपने कम से कम 2 से 3 मैक्सिममली आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड तो नहीं मैं कह सकता, फर्स्टली जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें बताएंगे आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, और आपका सीजीपीए क्या है, अगर अच्छा सीजीपीए मेंशन करें। थीसिस की जो वैल्यूएशन है ए प्लस है, उसको वैल्यूएट करें। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छी रैंकिंग में है तो उसको वैल्यूएट करें, वहां पे लास्ट में शो अप करें। क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही, जी आवाज आ नहीं आ रही, रही किसको? आ रही है। मेरे ख्याल में मारूफ का अपना इंटरनेट इशू होगा। आ रही है आवाज़ आपकी। ओके, तो कहाँ पे था? हाँ, तो मैक्सिमम 3 जो स्लाइड्स हैं वो आपके इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है या नेशनल लेवल पे कोई भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, तो आप वहाँ पे लाजमी मेंशन करें। इवन आपने वर्चुअली की है या फिर फिजिकली की है, वो आप लाजमी मेंशन करें, क्योंकि ये बड़े प्लस पॉइंट्स होते हैं जब आप ड्यूरिंग इंटरव्यू में होते हैं। तो उसके बाद 3 स्लाइड्स के बाद कम अज कम 5 जो स्लाइड्स है ना, 4 से 5 स्लाइड, वो आपके एमफिल रिसर्च वर्क पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो बाकी की होती हैं वो सारी की सारी किस में होनी चाहिए, वो 3 चीजों में रखें कि आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, उसकी रैंकिंग क्या है, आपने उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को ही क्यों चूज किया। फोर्थ वन, आपने उस डिपार्टमेंट के इस प्रोजेक्ट पे जिस पे भी आप इंटेंडेड टू अप्लाई, उसको आपने क्यों चूज किया। ठीक है, अगर ये आप बता देते हैं आपको, वो फिर आपसे इतने डीपली क्वेश्चंस नहीं करते, क्योंकि उनको हर चीज वहां पे मिल मिल गई होती है एक्चुअली ना ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जितनी आप स्पीडली बोलेंगे, उनको इतनी इंग्लिश तो अच्छी माशाल्लाह से है नहीं, हमें तो पता है। तो सिंपली ये है कि आहिस्ता से बोलें। ठीक है, हम्म। और कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि बिफोर इंटरव्यू कम से कम 22 से 23 बार आप उसको अपनी स्लाइड्स को रीड आउट करें, बार 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 रीड आउट करें, ताकि बिल्कुल। अगर आपके सामने स्लाइड्स नहीं भी हैं, आप उनको तरतीब बार बोल सकें, ताकि आपको पता हो कि सामने अगर कोई भी स्लाइड आ जाती है तो आप उसको तरतीब बार बोल सकें, ताकि उनको भी इजिली समझ आ सके। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने बात कर दी, हर यूनिवर्सिटी की जो कह लें कि एवेल्युएशन है वो डिफरेंट है। तो आप अच्छे मार्क्स लेके भी आप ये नहीं कह सकते कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, बुरे मार्क्स लेके भी ये नहीं कह सकते आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मोस्टली दिस डिपेंड अपॉन योर लक एंड दैट डिपेंड अपॉन योर सुपरवाइजर जो आपको उसको लेना चाह रहा है। अगर तो वहाँ पे कोई मिलता है या उसके अगले दिन इंटरव्यू के अगले दिन बाद या पे आपको प्रोफेसर कहता है कि आपसे बात करनी है, तो इसका मतलब है कि 50 से 60% चांसेस और बढ़ गए हैं आपके वो सिलेक्ट होने के। ठीक है, अगर तो ऐसे होता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बगैर आपकी मेहनत के अगर आप कहेंगे हमें कुछ मिल जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो काशा भाई आए हैं यहाँ पे 1-2 माह में नहीं आए, क्यों भाई वो ऐसा बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही।
ऐसा ही एंड है तो वो। काफी एक यूनिवर्सिटी में हाँ अप्लाई नहीं किया, बहुत सारे हमने वो लेवल्स ऐसे देखे हैं बिल्कुल जो जो आप ये आप तस्वर भी नहीं कर सकते। तो वन बिल्कुल ईयर 2 ईयर मैक्सिमम ये टाइम स्पेंडिंग होती है, और ये टाइम स्पेंडिंग सिर्फ और सिर्फ बड़ा हार्ड वर्क भी होता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कंट्री को लेके नहीं वैल्यू यानी वैल्यूएशन क्राइटेरियाज को नहीं सामने रखना होता, हमने ऑल ओवर दी कंट्रीज के साथ चलना होता है। फिर उसके बाद जहाँ पे फेलियर होता है हमारा, हमने उनको कंक्लूड किया होता है। तो उस बिल्कुल फेलियर को सामने रखते हुए फिर हमारे पास एक चीज बचती है, और वो सक्सेस होती है, और आफ्टर दी हार्ड वर्क वो आपको मिलती है। विदाउट हार्ड बिल्कुल वर्क आप अगर कहते हैं कि आपको हर चीज मुहैया हो जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और एग्जैक्टली मेरी हर एक से ये इल्तिजा भी है, और आपको ये रिक्वेस्ट भी है, और आपको ये कह लें कि तंबीह भी है कि इंडिपेंडेंट रहें अपने हर काम में, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, कि जहाँ पे अगर डिपेंडेंट हो गए आप किसी के ऊपर, मेरे ऊपर, काशा भाई के ऊपर, या आतिफ भाई के ऊपर, या किसी के भी ऊपर, कि यार इस चीजों को कैसे वैल्यूएट करना है, ठीक है एक बार पूछ लिया, 2 बार, मगर फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का लिंक है, वो अगर आप मेन यूनिवर्सिटी लिंक पे जाके अगर उसको नहीं ले सकते, तो फिर अल्लाह अल्लाह ही हाफिज है, अभी तो आपने फिर बहुत कुछ करना है। अभी हमारे पास 4.5 मिनट रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जल्दी से क्वेश्चन जो है उनको पॉइंट कर लिया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप काइंडली पूछिए, तो हम आपको आंसर देते हैं। जिस जिसके भी क्वेश्चन है वो काइंडली हैंड रेज कर दें, हम फिर जाते हैं पर्सन टू पर्सन, इंशाल्लाह फिर करते हैं जी। सबसे पहले असदुर्रहमान भाई हैं। असदुर्रहमान भाई अपना क्वेश्चन दीजिएगा काइंडली, हमें अनम्यूट करें अपना माइक और काइंडली अपना अच्छा, क्वेश्चन दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया। जी एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि कुछ क्वेश्चन एंड पे स्लाइड्स ऐसे बनानी है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया और इसी डिपार्टमेंट को और पीआईटी को। तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज ज़ाहिर है हम जिनमें से होंगे, तो उनसे अच्छी university और होंगी और उससे अच्छे डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो इसके बारे में कोई स्पेसिफिक आंसर्स हैं कुछ, अगर आप इस बारे में गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस से। जी, इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि आपने उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपका जो स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट है वो उनकी रिसर्च के साथ मैच कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, वो ये होती है कि आपको अपनी डिज़ायर रिसर्च वहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही। तो फिर अगर आपको अपनी डिजायर रिसर्च मिल रही है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। अगर वो उस क्वेश्चन का मजीद आंसर, उस क्वेश्चन का मतलब कोई और क्वेश्चन करेंगे उसके रिलेटेड, तो भी आप उनको आंसर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को इसलिए चूज किया कि मेरी अपनी स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो इसमें पाया जाता है, और आपके पास ये फैकल्टी है, ये लैब इक्विपमेंट्स हैं, ये आपके पास लैब अवेलेबिलिटीज हैं। डेट्स वाई मैंने आपकी इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है। और काइंडली अब आप क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी जल्दी कीजिएगा, सलाम हाल हवाल इन सारी चीज़ों को छोड़ के, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, फिर हम इन चीज़ों को कवर कर लें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जैन अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन दे अपना। आपका माइक अनम्यूट है लेकिन हम सुन नहीं सकते आप। हेलो। जी बोलें। जी जी आप जी क्वेश्चन है अपना। पूछ चाहता हूँ कि जो वो जनरल क्वेश्चन करते हैं, लाइक अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में टाइम में एडमिशन मिल जाए या मतलब कोई और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो लाइक आप क्या बिहेव करेंगे या लाइक क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस बारे में कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका कोई जवाब, कोई इसमें बस स्पेसिफिक आपने जवाब यही, हो। इसमें बस यही कहना है कि मैं बढ़ते दाम तक आपके साथ हूँ, अपने जितने भी वफाएं हैं आपने उन्हीं के साथ पूरी करनी है। ये नहीं कहना कि मैं अगर मेरा किसी बेहतर जगह पे होगा तो मैं आपको छोड़ जाऊंगा, ये कहीं भी कहेंगे वो नहीं आपके लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा। हाँ जी एक बोलिए। क्वेश्चन मोस्टली और भी पूछता है कि लाइक अगर आप अपने आप को 10 साल बाद किधर देखते हैं, या मतलब आप इटली में रहना पसंद करेंगे या कहीं और जाना पसंद हाँ, करेंगे, या मतलब इस तरह आपने का। उसे बस ये जी जी, कहेंगे मैं। आपने उसका सिंपल आंसर, सॉरी या तो भी मैं इंटरप्ट कर, सिंपल जी जी आंसर जी जी। यही होता है कि हम हुब्बुल वतनी हमारे अंदर पाई जाती है कूट कूट के, तो हमने आफ्टर डिग्री ऑब्वियसली लीव करना होता है। क्योंकि बहुत से केसेस होते हैं लाइक स्पेशली फॉर कनाडा, वो इस क्वेश्चन को बहुत पूछते हैं कनाडा में, क्योंकि वो कैनेडियन पीपल्स ये नहीं चाहते कि भाई ये आए स्टडी पे और इधर के इधर ही रह जाएं। आपने ऑब्वियसली अपनी स्टडी जो है, आपका मेन मोटिव जो होता है वो होता है। तो वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता नॉर्मली कनाडा के अलावा, मैंने नहीं देखा कि कहीं पे ये पूछा गया हो। ओके। अगर पूछा भी जाए तो बस यही कहना है कि हम अपनी जी कंट्री को सर्व करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली। जी फरहान कादिर।
यार काइंडली जल्दी से बेसिकली सवाल दीजिएगा, 1 मिनट से भी कम है। मैं यही जी जी पूछने बोले। लगा था कि लास्ट ईयर भी मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, बट आफ्टर इंटरव्यूज मैंने देखा कि वो इटालियंस को प्रेफर करते रेदर देन अस। तो इसमें क्या मेन रीजन हो सकती है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं? आपने इसमें ओवरकम आप उसको। एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये होल ओकाशा द पे भी बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी उमेर पे भी प्रॉब्लम बैठे हुए हैं, है, ये तो तो हो होल द जाते हैं। यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है। ये तो मैंने इवैल्यूएट किया हुआ है, सबसे पहले ये कंक्लूड किया हुआ है कि ये ज्यादातर अपने इटालियंस को देते हैं। ये क्यों देते हैं? ये भी 2 से 3 से 4 मिनट लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 1 मिनट रह गया कम से कम। एक्चुअली इनके इसको जो अगली मीटिंग में रख लेते हैं, या इटालियन ग्रुप के अंदर वॉइस नोट ग्रुप भेजा जाए ग्रुप में अगर वॉइस नोट डिटेल है तो। इंशाल्लाह ड्रॉप कर हाँ, देंगे। ग्रुप में वॉइस नोट ड्रॉप कर जी, देंगे। अब अकबर मजीद शाह। जिसके कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हम उसको आंसर इंशाल्लाह कर देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल अच्छा, रखिएगा।